हेलो फ्रेंड्स। मैं आपके लिए एक्चुअली आज लेके आया हूँ एक डिफरेंट चीज़, वोकैब का ही एक एस्पेक्ट है। और आज मैं कुछ आपको इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक और फाइनेंशियल टर्म्स बताऊंगा। ये वो इकोनॉमिक और फाइनेंशियल टर्म्स नहीं होंगे जो आप बीकॉम और एमकॉम में या एमबीए फाइनेंस में पढ़ते होंगे। ये वो इकोनॉमिक टर्म्स हैं, वो फाइनेंशियल और कैपिटल मार्केट से रिलेटेड टर्म्स हैं जो डेली बेसिस पर हम कह सकते हैं कि हम लोग पेपर में पढ़ते हैं, जिसके ऊपर पैसेज, क्लोज टेस्ट, ठीक, आपका इवन फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है। ठीक, तो वो टर्म्स जनरली स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक और फाइनेंशियल वाले बेसिक टर्म्स भी क्लियर नहीं होते हैं, जिसकी वजह से वो पैसेज को ठीक तरह से नहीं समझ पाता है। ठीक, आप लोग कहते हैं कि आप लोग वो एडिटोरियल पढ़ते हैं द हिंदू का या और पेपर्स का, तो मैं आपको बता दूं, ठीक, चलिए खैर मैं उस डिटेल में नहीं आना चाहता हूं। उससे बेटर ये रहे कि आप प्रीवियस पेपर में या जो पैसेजेस आते हैं उनको स्टडी करें, तो और आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि वो स्पेसिफिकली आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिए गए होते हैं। ठीक, खैर जो भी है वो एक अलग एस्पेक्ट है, उसको किसी और दिन लेकर चलेंगे। फिलहाल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल टर्म्स शुरू करते हैं। तो कुछ ईजी टर्म्स हैं, कुछ थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको सबको आसानी से बताने की। पहला टर्म फ्रेंड जो आ जाएगा हम लोगों का, वो है कॉर्पोरेट। आपने वर्ड सुना होगा, मैं लिख देता हूं, वर्ड लिखता जाऊंगा। ठीक, तो इसको नाम हमने पहले हेडिंग एक दे डालते हैं, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल टर्म्स। ठीक, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल टर्म्स, एक दिन बैंकिंग वाले टर्म्स भी आपको बता दूंगा। ठीक, फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि ये पिछले, हाँ, या ये बताना चाहूँगा कि ये लास्ट 15 डेज में आए हुए इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स है, जो आने वाले आपके बैंकिंग और एसएससी के एग्जामिनेशन में, सीजीएल मेंस हो गया और बैंकिंग के हो गए, उसमें तो बहुत ज़्यादा आते ही आपको पता होगा। पहला जो वर्ड मैं आपके सामने रखना चाहूँगा फ्रेंड्स, ठीक, वो है एक्चुअली, ठीक, कोशिश करूंगा कि थोड़ा तेजी से भी बताऊं लेकिन समझ में भी आता रहे। पहला वर्ड है फ्रेंड्स कॉर्पोरेट। तो कई लोगों में आप लोगों ने बच्चों सुना होगा कॉर्पोरेट वर्ड, और कॉर्पोरेट का मतलब हो जाता है रिलेटेड टू अ कॉर्पोरेशन, यानी रिलेटेड टू अ कंपनी। ठीक, हम लोग बोलते हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड यानी प्राइवेट कंपनीज वर्ल्ड। हम लोग कॉर्पोरेट टैक्स यानी वह टैक्स जो प्राइवेट कंपनीज देती हैं। तो कॉर्पोरेट का मतलब हो गया कंपनी, है ना, प्राइवेट कंपनी। कॉर्पोरेट लॉ पढ़ते हैं तो कंपनीज लॉ से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। सेकंड टर्म जो हम लोग लेंगे, देखिए वो शॉर्ट में कभी कभी उसको यूं लिख दिया था, देखिए एग्जिम। और एग्जिम आप जानते होंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इज इक्वल टू एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट। ठीक, एक्सपोर्ट यानी निर्यात और इंपोर्ट यानी आयात। एक्स लगा है इसमें, पोर्ट से एक्स यानी बंदरगाह से बाहर जो चीज जाए वो एक्सपोर्ट, और पोर्ट यानी बंदरगाह से अंदर की ओर जो है वो इंपोर्ट। आयात यातायात, आ, और निर्यात वो यातायात जो अब यातायात में नहीं है यानी बाहर चला गया। थर्ड वर्ड लेकर चलेंगे फ्रेंड्स। अभी देखिए वर्ड चल रहा है इस समय, कोविड की वजह से कई चीजें हो रही हैं। आ रहा है, आपने पढ़ा होगा कैश फ्लो। ठीक, कि भाई द मार्केट नीड्स कैश फ्लो, या कैश फ्लो इज वेरी लेस इन द मार्केट। तो क्या मतलब हो गया इसका? कैश का मतलब हो गया नकद, और फ्लो का मतलब हो गया बहना यानी पैसे का बहाव। ठीक, द फ्लो ऑफ मनी इन द मार्केट। ठीक, ठीक, तो ये टर्म्स से कुछ बहुत मुश्किल नहीं होते। इकोनॉमिक्स में आपको बताऊं, ठीक, इकोनॉमिक्स मैंने लैंग्वेज पढ़ी हुई है ग्रेजुएशन तक। तो इकोनॉमिक्स एक जो लैंग्वेज है दैट इज प्योर कॉमन सेंस। इकोनॉमिक्स में 90% सिर्फ कॉमन सेंस होता है। वो काम जो हम लोग रोजमर्रा करते हैं, वो काम जो हम किसी सब्जी वाले, फल वाले, रिक्शे वाले, और मेरा मतलब है कि उस लेवल तक भी, बिल्कुल बेसिक लेवल पे भी जो हम काम करते हैं, और उससे ऊपर भी फिर अपने सैलरी लोगों को देना लेना, ठीक, किसी से पैसा देना लेना, वो सब पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स है जो हम लोग रोजमर्रा करते हैं बगैर इकोनॉमिक्स पढ़े हुए। ठीक, तो इकोनॉमिक्स बिल्कुल कॉमन सेंस का एक सब्जेक्ट है। तो कैश फ्लो का मतलब है द फ्लो ऑफ कैश, नगद का फ्लो इन द मार्केट। ठीक,
तो कोविड में जैसा आ रहा है ना कि अभी जो ये चल रहा है कोरोना वायरस की वजह से जो प्रॉब्लम आ रही है इकोनॉमिक में, तो इकोनॉमी में, तो उसमें ये कहा गया कि भाई कैश फ्लो बहुत कम है और कैश फ्लो को बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक, चौथा टर्म साथियों हम लोग जो लेकर के चलेंगे वो है, देखिए इसी से रिलेटेड, क्योंकि ये वर्ड सब इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आएंगे, आप बार बार पढ़ रहे होंगे, नाम से क्लियर है। ठीक, आप कहेंगे ये कौन से कमाल की बात हो गई, मीनिंग हो गया, तो यही है, मैंने आपसे बोला इकोनॉमिक्स प्योर कॉमन सेंस है। सप्लाई चेन, यानी किसी प्रोडक्ट को सप्लाई करने की जो चेन होती है, भाई सर्विस को तो सप्लाई करने की चेन नहीं हो सकती, सर्विस को तो डिलीवर किया जाता है, कहा जाता है किसी को, लेकिन सप्लाई चेन, जैसे आप कोई चीज़ अमेजोन से, सॉरी कंपनी का नाम तो नहीं लेना चाहिए, फिर भी आप अपना कोई सामान किसी कंपनी से मंगा रहे हैं या कोई रेस्टोरेंट से आप कोई खाने की चीज़ मंगा रहे हैं, ठीक, तो भी वो सप्लाई चेन हो गया, क्योंकि रेस्टोरेंट वाले ने खाना तैयार किया, वहाँ पे एक कुक भी था, वहाँ पे वर्कर्स भी थे, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट ओनर हो गया, फिर वो रॉ मटेरियल कहीं से लेकर के आया होगा, वो ठीक, वो रॉ मटेरियल देने वाला सप्लाई कर रहा है इनको रॉ मटेरियल को ये लोग खाने में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक, जो कुक हो गया और जो मालिक हो गया, फिर वो अपने क्या बोलते हैं आपकी, ये कौन है, स्विगी वगैरह जो होते हैं, इनके थ्रू, ठीक, या आप लेने आ रहे तो अलग बात होगी, अदरवाइज इनके थ्रू वो भी एक सप्लाई चेन का पार्ट हो गया, वो आपके घर तक पहुंचा रहे हैं, तो ये पूरी एक सप्लाई चेन हो गई। एक कपड़ा है जो सूरत में बना और सूरत से वो रॉ मटेरियल लिया गया पहले कॉटन का कहीं से, फिर वो मैन्युफैक्चरर के पास में आया, उसने उसको तैयार किया, उसने दुकानदार को दिया, दुकानदार थोक वाले ने फिर यूपी वाले किसी को सप्लाई किया, यूपी में किसी ट्रक में लद करके वो माल यूपी आया, यूपी में डिफरेंट शहरों में बटा, यही पूरी एक सप्लाई चेन हो गई और अंत में फिर वो कंज्यूमर के पास में पहुंचा। तो यही कहा जा रहा है कि कैश फ्लो कम है, जिसकी और इसको बढ़ाने की जरूरत है और सप्लाई चेन को भी और दुरुस्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि बीच में ट्रांसपोर्टर्स काम नहीं कर पा रहे हैं, कई चीजें आ रही हैं। ठीक, टर्म नंबर 5, फ्रेंड टेक्निकल नहीं बताऊंगा इसको, रिसेशन, आप अच्छी तरह जानते हैं रिसेशन का मतलब क्या होता है, यस, स्लो डाउन, मंदी। ठीक, इंग्लिश में एक टर्म ये लिख सकते हैं आप, स्लो डाउन ऑफ इकोनॉमी। ठीक, रिसेशन का मतलब जाता है जब मार्केट में मंदी हो जाती है, ठीक, यानी पैसे की कमी हो जाती है, वस्तुओं के दाम गिर जाते हैं क्योंकि कोई खरीदार नहीं है या बहुत कम है, लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, बिजनेस ठप पड़े हुए हैं, तो लोग मार्केट में पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं। तो ये पूरा मार्केट की क्या पोजीशन आ जाती है, मार्केट में चीज़ों के दाम गिर जाते हैं, फिर भी खरीदार नहीं मिलते हैं, इसी को बोलते हैं हम लोग मंदी। ठीक, तो इस समय आपको पता ही होगा मंदी आई हुई है, मंदी आप हिंदी में लिख सकते हैं अपने आप, मंदी, और इसी से फ्रेंड्स एक वर्ड बन जाता है, सॉरी, रिसेशनरी। ठीक, रिसेशनरी कंडीशंस हम लोग बोलते हैं, आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या हो गया, रिसेशनरी कंडीशंस यानी मंदी वाली परिस्थितियां या स्थितियां। ठीक, रिसेशनरी मार्केट यानी मंदी वाला मार्केट, बाजार है इस वक्त में। ठीक, रिसेशन, रिसेशनरी। ठीक, और 7th नंबर पे इसका उल्टा वर्ड आ जाएगा फ्रेंड्स, रिसेशन का रिवर्स क्या होगा बताइए, इन्फ्लेशन। ठीक, ठीक, ये तो आप अपने आप लिख सकते हैं। ठीक, मंदित रिसेशनरी, आप इसको हिंदी में ये कह सकते हैं, मंदित रिसेशनरी कंडीशंस, मंदित परिस्थितियां। ठीक, 7वां वर्ड आ गया इन्फ्लेशन, ये तो आप जानते होंगे, इन्फ्लेशन का मतलब मुद्रास्फीति, महंगाई। ठीक, यानी इंक्रीज इन प्राइजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, वस्तु और सेवाओं के दामों में जब बढ़ोतरी हो जाती है तो उसको कहा जाता है इन्फ्लेशन। यानी भाई हिंदी में मैं इसको देखिए टेक्निकल नहीं लिखाऊंगा, क्योंकि हिंदी
मैं हिंदी के इंग्लिश के मुकाबले में कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको कोई वर्ड इधर उधर लिखा जाऊं, इसलिए मैंने इसको कॉमन लैंग्वेज में लिख दिया महंगाई। वैसे गलत लिखा है शायद, महंगाई यूँ होगा, है ना, महंगाई, ठीक। इन्फ्लेशन, प्राइस राइज, इंग्लिश में सिंगल वर्ड में अगर हम लोग बोले, इकोनॉमिक्स पे नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, इकोनॉमिक्स में इसकी परिभाषा अलग हो जाती है। व्हेन देयर इज मोर क्या बोलते हैं, मनी इन द मार्केट एंड बिकॉज ऑफ दैट द प्राइसेस ऑफ डिमांड इंक्रीजेज इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स इंक्रीज। ये कहा जाता है कि जब मार्केट में पैसा ज़्यादा हो जाता है, डिमांड बढ़ जाती है, मांग बढ़ जाती है, तो चीज़ों के दाम अपने आप बढ़ जाते हैं। लेकिन इतना ईजी भी नहीं है इकोनॉमिक्स, इतनी सिंपली भी नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है कि रॉ मटेरियल की वजह से भी इन्फ्लेशन होता है और मोर मनी इन द मार्केट की वजह से भी होता है, ठीक। दोनों कारण हो जाते हैं। वो टर्म्स किस दिन आपको समझा दूंगा, इकोनॉमिक टर्म्स डिटेल में, ठीक। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहा जाता है ना। खैर, डोंट गो कट द डिटेल्स, ठीक। आप बेसिक पॉइंट याद रखिएगा, इन्फ्लेशन का मतलब हो गया प्राइस राइज, महंगाई, ठीक। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्राइस राइज, चीजों के दाम जब बढ़ जाते हैं। और रिसेशन से बना था रिसेशनरी, तो इन्फ्लेशन से क्या बनेगा साथियों, हाँ, इन्फ्लेशनरी, यानी महंगाई से संबंधित महंगा, इन्फ्लेशनरी मार्केट कंडीशंस, यानी महंगी मार्केट की परिस्थितियां, स्थितियां, ठीक। तो ये 8 इन्फ्लेशन, लास्ट वर्ड दिख रहा है आपको, इन्फ्लेशनरी, हाँ ठीक है, महंगाई से संबंधित आप लिख सकते हैं स्वयं, इतना, ठीक, टाइम वेस्ट ना करें। तुरंत आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं ये 8 वर्ड्स आपको क्लियर हो गए होंगे, सिंपल हैं, कोई खास नहीं है, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए, ठीक, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि किसी भी तरह से ये वर्ड घूम करके आ जाए, आप इसको आंसर कर सकें, ठीक। शब्द नंबर 9, 9th। देखिए फ्रेंड्स, एक वर्ड जो अभी बहुत ज्यादा चल रहा है वो सुना होगा आपने, फॉर्मल सेक्टर। हिंदी में क्या बोलते हैं, संगठित क्षेत्र। अब फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, ठीक। फॉर्मल का मतलब आता है भाई औपचारिक, ठीक, जहां चीजें कैजुअल नहीं है बल्कि सब कुछ परमानेंट है, सोच समझ के किया गया है, प्लान करके किया गया है। तो कोई इसका जनरल डेफिनेशन तो ऐसी नहीं मिलती है। संगठित क्षेत्र का मैं जो आपको एक कॉमन लेमैन के लैंग्वेज में समझाना चाहूंगा फ्रेंड्स, वो ये होता है कि संगठित क्षेत्र, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर या फॉर्मल सेक्टर का मतलब आता है, सॉरी, पहले तो उसको ऑर्गेनाइज सेक्टर लिखा जा सकता है, ठीक। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, इससे नाम इसका और क्लियर हो जाएगा। शायद उसको शब्द नंबर 10 बोल दें, दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं, ठीक। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का मतलब हो गया संगठित क्षेत्र, फॉर्मल सेक्टर। और इसका सेंस फ्रेंड्स निकल के आता है कि वह मार्केट जो ऑर्गेनाइज्ड है। किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है, जैसे कोई जो लिस्टेड कंपनीज हो गई, वो कंपनी जिनके शेयर क्या बोलते हैं मार्केट में उपलब्ध हैं, ठीक, उनको हम लोग बोलते हैं रिकॉग्नाइज्ड कंपनीज, लिस्टेड कंपनीज। और वो हर तरह से अपना जो है वो काम को एक सिस्टमेटिक तरीके से करती हैं। उनमें जो एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं वो संगठित क्षेत्र के एम्प्लॉयज़ हो जाएंगे, ठीक। मुझे लगता है फ्रेंड्स टर्म्स मेरे पास काफ़ी हैं, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा इत्मीनान से भी बताना हो तो आपको समझ में आ जाए। अगर आपको ठीक लगता है तो आप लाइक और कमेंट, पॉजिटिव कमेंट, सजेस्टिव कमेंट जरूर करिएगा, सजेस्ट करने वाले, नॉट सजेस्टिव, सजेस्ट करने वाले कमेंट जरूर करिएगा, तो जिससे कि मैं आगे इस चीज़ को और बेटर तरीके से बताता चले जाऊँगा। इस प्रकार मैं एग्रीकल्चर हर फील्ड के ऊपर सोच रहा हूँ कि आपको टर्म्स देता चलूँगा, ठीक। तो फ्रेंड्स मैंने क्या बता दिया, वो हो गया संगठित क्षेत्र, जहाँ जो एम्प्लॉय, जो कंपनी कार्य कर रही है वो पूरी तरह से लिस्टेड है, ऑर्गेनाइज्ड है, प्लान्ड है, ठीक, वो सारे कॉरपोरेट नियमों का पालन कर रही है। और लिहाजा अगर वो कॉरपोरेट नियमों का पालन कर रही है,
तो वो उसके एम्प्लॉयज भी कॉर्पोरेट नियमों के तहत ही, कंपनी लॉ के द्वारा ही गवर्नड हैं, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस और रिकग्निशन के द्वारा कार्य कर रहे होंगे। तो उन एम्प्लॉयज को माना जाता है कि वो संगठित क्षेत्र यानी ऑर्गेनाइज सेक्टर के एम्प्लॉयज हैं। ठीक, और दूसरा हमारा आ जाता है नंबर 11 पे, इसका उल्टा फिर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, बताइए? इनफॉर्मल सेक्टर यानी असंगठित क्षेत्र। ठीक, असंगठित क्षेत्र। और 12 पे इसीलिए हो जाएगा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। शायद आपको जान के हैरानी होगी या शायद आपको पता भी होगा कि हमारे यहाँ कंट्री का लगभग 90% जो वर्कर है वो असंगठित क्षेत्र का है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का, यानी वो किसी रिकॉग्नाइज्ड कंपनी में रिकॉग्नाइज्ड नियम के तहत कार्य नहीं कर रहा है। ठीक, जैसे अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके इसको समझाना चाहूंगा। जैसे एक रेस्टोरेंट हो गया या एक होटल हो गया, ठीक, जो लिस्टेड तो नहीं है कंपनीज में, लेकिन जो सारे नियमों का पालन कर रहा है, उसके एम्प्लॉयज का पीएफ कटता है, उसके एम्प्लॉयज कहीं ना कहीं पीएफ के ऑफिस में रजिस्टर्ड हैं, उनको पेंशन मिलती है, या पेंशन नहीं मिलती तो उसके यानी जो भी नियम कानून है उसके तहत काम हो रहा है। और वही उसी व्यक्ति का भाई जो एक होटल और या उसमें कार्य कर रहा था, वो एक छोटे से ढाबे पर या उस पर कार्य कर रहा है, जिस ढाबे का अपना कोई लीगल एग्जिस्टेंस या फॉर्मल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो केवल एक जमीन पर बना दिया गया है। और वहाँ जो कार्य करता है उसको जितने दिन कार्य करेगा भाई सैलरी मिलेगी, जितने दिन कार्य नहीं करेगा सैलरी नहीं मिलेगा। डेली वेज के वर्कर्स हो गए, हमारा पूरा फार्मिंग पूरा सेक्टर हम लोग का, ये सब के सब असंगठित क्षेत्र में आते हैं। 90% ऑफ इंडियन वर्क फोर्स इज एंगेज्ड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, केवल 10% ही जो है वो संगठित क्षेत्र में है। तो उसी के लिए तमाम स्कीम्स चलाई जा रही हैं कि भाई इस असंगठित क्षेत्र को भी सुरक्षा प्रदान की जाए, बीमा किया जाए, इनके इंश्योरेंस किया जाए और इनको लिए पेंशन की व्यवस्था की जाए, ताकि कहीं ना कहीं से ये कम से कम सेमी ऑर्गेनाइज तो बन सके। ठीक, तो ये हो गया आपके 12। पॉइंट नंबर 13 फ्रेंड्स आता है हमारा, देखिए एक इजी टर्म ले रहा हूं आपको, और इसका मीनिंग भी ये हो गया, इसका मीनिंग भी ये हो गया। डिमांड जनरेशन। डिमांड जनरेशन, डिमांड का मतलब हो गया मांग, और जनरेशन का मतलब ये हो गया कि मांग को पैदा करना। ठीक, फिर वहीं घूम के पहुंच गए। इस समय जो कोविड की वजह से जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो बताइए, डिमांड जनरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है? देखिए, सीख गए आप इतनी जल्दी, ठीक, या मालूम था तो वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, और सीख गए तो भी वेरी वेरी गुड, क्योंकि भाई इतने जल्दी 10 मिनट के अंदर आपने पकड़ लिया कि क्या टॉपिक है और किस सेंस में बात हो रही है। तो ये मेरी और आपकी दोनों की, कहीं ना कहीं दोनों के लिए बधाई की बात है। ठीक, तो आप मुझको बधाई दीजिए, मैं आपको बधाई देता हूं। डिमांड जनरेशन यानी मांग पैदा करना। ठीक, तो फिर वही बात है, इस समय डिमांड जनरेशन काफी कम है। ठीक, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, रिसोर्सेज यानी संसाधन नहीं है, मार्केट में भी माल नहीं है, इसलिए न लोगों की तरफ से कोई प्रेशर है, डिमांड है, और न मार्केट की तरफ से कोई डिमांड है, क्योंकि उनको मालूम है अगर माल में ले भी आ गया तो पता नहीं बिकेगा नहीं बिकेगा, और लोगों की तरफ से ये कि भाई मेरे पास तो पैसा ही नहीं है तो मैं कहाँ से आके चीज़ें खरीदूँ। तो इसलिए डिमांड जनरेशन इस वक्त काफ़ी कम है, और इसी को जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। डिमांड जनरेशन को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, कैसे करेंगे? शब्द नंबर 14 से। ये देखिए कुछ याद आया? स्टिमुलस पैकेज। हमारी गवर्नमेंट ने 1.5 लाख करोड़, फिर 2 लाख करोड़, फिर 4 लाख करोड़, डिफरेंट समय के ऊपर आपने देखा होगा स्टिमुलस पैकेज अनाउंस किया है। ठीक, स्टिमुलस का मतलब ये हो गया प्रेरणा देना, उत्प्रेरक का कार्य करना, बढ़ावा देना, उत्तेजित करना, एक्साइटेड करना, ठीक, चीज को आगे बढ़ाना। तो स्टिमुलस पैकेज, और पैकेज का मतलब ये हो गया कि भाई सारी चीजों को ध्यान रखते हुए एक अच्छा अट्रैक्टिव स्कीम टाइप की बना देना। तो स्टिमुलस पैकेज जो बनाया गया था वो मार्केट को रिवाइव, सर्वाइव और आगे बढ़ाने के लिए किया गया था। ठीक, तो स्टिमुलस पैकेज का मतलब ये हो गया मार्केट को तेजी देने के लिए, ठीक, एक पैकेज का निर्माण करना। ठीक, तो उसको बोलेंगे बाजार
को तेजी देना, ठीक। और डिमांड जनरेशन मैंने आपको बताया था, मांग बढ़ाना, ठीक। चीजों की मांग पैदा करना। वो कैसे होगा? स्टिमुलस पैकेज से। जब लोगों को आप पैसा देंगे या प्रेरित करेंगे कि वो अपनी बिजनेस को दोबारा से चलाएं, या जो प्राइवेट कंपनीज थी या जो वर्कर्स थे, एम्प्लॉयज थे, और छोटे मोटे दुकानदार हैं और छोटे मोटे जो अपना कार्य करने वाले स्मॉल बिजनेसमैन वगैरह थे, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, उनके लिए स्टिमुलस पैकेज बनाया गया था ताकि वो अपने कार्य को और तेजी से आगे बढ़ा सकें। ठीक है फ्रेंड्स, स्टिमुलस पैकेज। एक टर्म और लेता हूं आपके लिए। फ्रेंड देखिए, एक छोटा सा टर्म है लेकिन बड़ा ही खोटा है, ठीक, बड़ा ही कंफ्यूज करता है। एंटिटी। कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी बहुत ज्यादा आता है, जो मैंने वर्ड नंबर 1 लिखाया था, और एक वर्ड आता है एंटिटी। आपको बताना चाहूंगा कि कॉमर्स के हिसाब से एंटिटी का मतलब होता है एक एग्जिस्टेंस, एक अस्तित्व, ठीक। तो एंटिटी का जो कॉमर्स और इकोनॉमिक और क्या बोलते हैं आपका, इसमें जो मीनिंग हो जाता है वो निकल के आ जाता है। एंटिटी का मतलब हो जाता है एक कंपनी, एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक, एक क्या बोलते हैं, बिजनेस करने वाला एक यूनिट, ठीक। तो एंटिटी को हम लोग बोल सकते हैं इकोनॉमिक टर्म में बिजनेस कंपनी। कंपनी के लिए बिजनेस लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी बिजनेस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्थान, ठीक। हाँ देखिए, अभी फ्रेंड्स थोड़ा इजी वर्ड लिखा रहा हूं, कल हो सकता है इसमें कुछ टेक्निकल वर्ड्स भी। रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब आप क्या समझते हैं, ठीक। रेवेन्यू का मतलब आता है भाई कंपनी को इतना रेवेन्यू हो, यानी कंपनी को इतनी आय नहीं, कंपनी को इतनी प्राप्तियां हुई, जो वो पैसा रिटर्न, ठीक। रिटर्न यानी वो प्रॉफिट भी हो सकता है, और वो केवल पैसा आया जिसमें हो सकता है प्रॉफिट ना हुआ हो, या पैसा आया जिसमें हो सकता है प्रॉफिट बहुत ज्यादा हुआ हो। तो रेवेन्यू का मतलब पैसा नहीं होता है, रेवेन्यू का मतलब रिटर्न ऑफ मनी, ठीक। रिटर्न ऑफ मनी या मनी जनरेशन ऑफ मनी, ठीक। कोई कंपनी जो जितना पैसा प्राप्त करती है वो सब उसका रेवेन्यू है, फिर उसमें जो खर्चे हट जाते हैं और जो बचता है वो उसका प्रॉफिट होता है, ठीक। फिलहाल हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू की, यानी रिटर्न ऑफ मनी ऑफ अ कंपनी। देखिए फ्रेंड्स, एक वर्ड और लिखाता हूं नीचे आपको, आउटपुट। तो आउटपुट का मीनिंग क्या हो जाएगा साथियों? आउटपुट, ठीक। आउटपुट कहा जा रहा है कि इस बार का एग्रीकल्चर आउटपुट बम्पर रहा है, बहुत अच्छा रहा है। यानी किसानों ने, हमारे फार्मर भाइयों ने, किसान मित्रों ने, फार्मर्स ने हमारे बहुत मेहनत की है, ठीक। कोविड के होते हुए भी, ठीक, चाहे वो मास्क लगा के जाएं या अपना कवर करके गए थे, उनको भी मालूम था कि बीमारी चल रही, लेकिन भाई खेती तो करनी ही है और फसल भी कटनी ही है, उसका टाइम है, निकलनी है, दूसरी फसल लगनी है। तो काफ़ी अच्छी हमारी एग्रीकल्चर आउटपुट हुआ है, यानी प्रोडक्शन। इंग्लिश में प्रोडक्शन, हिंदी में उत्पादन। एग्रीकल्चर आउटपुट यानी कृषि उत्पादन, ठीक। तो फ्रेंड्स ये 17 इंपॉर्टेंट वर्ड्स हो गए। 3 और लिखा के 20 कर देता हूं, बाकी कल। देखिए फ्रेंड्स, स्लंप इन इकोनॉमी, स्लंप, स्लोप नीचे की ओर, स्लो, स्लंप, ठीक, नीचे की ओर जा रहे हैं हम लोग।
स्लंप इन इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था में गिरावट, ठीक, डिक्लाइन, डिक्रीज, ठीक, डिक्लाइन इन इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी में जो गिरावट आती है उसको स्लंप, एक गिरावट आ गई है, एक स्लो डाउन आ गया है, इकोनॉमी थम गई है, रुक गई है, ठीक। और दो इंपॉर्टेंट टर्म्स साथियों, आप कहेंगे भाई ये तो मैं जानता हूं, जॉब लॉस, जो उस समय कोविड की वजह से काफ़ी ज़्यादा हुआ, आप जानते होंगे, जॉब लॉस यानी लॉस ऑफ जॉब, लोगों की नौकरी चली जाना, ठीक। और ये एक्चुअली इसलिए आया क्योंकि इसका रिलेटेड वर्ड इंपॉर्टेंट है, जॉब रिटेंशन, ठीक। तो जॉब लॉस का मतलब हो गया जॉब का चला जाना, और जॉब रिटेंशन का मतलब हो गया कि जॉब का बने रहना, रिटेन, मेंटेन, कंटेन, ठीक। ये सस्टेन, ये टेन वाले जो वर्ड होते हैं इनको भी एक दिन लिखा दूंगा एक साथ, ठीक। टेन वाले, डिटेन, इन सब का मतलब आता है स्टॉप यानी रुक जाना, ठहर जाना, स्टेबल हो जाना। तो जॉब रिटेंशन का मतलब है जॉब का रुक जाना यानी जॉब से बाहर न जाना, ठीक। तो फ्रेंड्स आज इतना ही रखूंगा। आज मैंने 20 इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको लिखाए हैं और क्या बोलते हैं इसको कल कंटिन्यू रखूंगा क्योंकि लिखाने को तो मैं और लिखा दूँ 40 टर्म पूरे लिखा दूँ, लेकिन वही है कि वो ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर आप ही लोगों को फिर वो सेशन लंबा हो जाता है और छोटा सा स्क्रीन रहता है इसलिए प्रॉब्लम होती है। तो पसंद आए तो जैसा मैंने बोल दिया कि इसको लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। जितना चैनल लाइक और सब्सक्राइब होगा उतना हम लोगों के लिए अच्छा रहेगा, उतना मैं और अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें आपको बताता रहूँगा आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। तो आज की इस सभा को ही समाप्त करते हैं, ठीक। कल इसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।